हम लोग देखते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है कायिक भाग, है ना, और दूसरा क्या होता है, प्रजनन भाग। ठीक है, तो जो कायिक भाग होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से तना, पत्तियां, जड़ जो होती है वो सब क्या होती है, आपका स्टेम वगैरह जो जितना होता है वो क्या होता है, कायिक भाग होता है, जो क्या करता है, उसको एक स्तंभ रूप प्रदान करता है। ठीक है, फिर दूसरा जो भाग होता है प्रजनन भाग होता है। प्रजनन भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुख्य रूप से पुष्प को बोल सकते हैं। ठीक है, पुष्प क्या होता है, पुष्प से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, पुष्प के अंदर ही होता है बीज का निर्माण। हमको यहाँ पे क्या देखना है, पुष्प का भाग देखना है, जो पुष्प का प्रजनन भाग होता है उसको देखना है। तो मूल भाग जो होता है प्रजनन भाग ही होता है, कोई भी पौधे में मुख्य प्रजनन भाग जो होता है वो पुष्प होता है, आवृत्त बीजियों के प्रजनन भाग के रूप में। आवृत्त बीजी, यहाँ पे क्या बात, कौन सा टॉपिक आया, आवृत्त बीजी। ठीक है, तो आवृत्त बीजी का मेन कैरेक्टर होता है कि वो क्या होते हैं, पूर्ण विकसित पौधे होते हैं, मतलब बड़े पौधे होते हैं, पूर्ण विकसित मैच्योर्ड पौधे होते हैं। उसमें जड़, तना, पत्ती, शाखाएं और आपके क्या होते हैं, पुष्प, फल, बीज, सारे चीज़ें मिलती है और उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है आवृत्त बीजी पौधों का। आप लोग जहाँ तक जानते हैं आवृत्त मतलब होता है कि ढका होना, और बीजियो मतलब होता है बीज। आवृत्त मतलब होता है ढका होना, जो उसका बीज होता है वो क्या होता है, आवृत्त बीज पौधों में जो बीज होता है वो क्या होता है, एक बाहरी आवरण से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, उसको बोलते हैं आवृत्त बीजी पौधे। क्लियर। पुष्प, जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं उसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, प्रजनन भाग के रूप में उसका यूजेस होता है उसके उसमें। ठीक है, तो अगर हम लोग एक देखते हैं, पुष्प में दो मुख्य भाग होते हैं। अब पुष्प के प्रजनन भाग जो होता है उसमें भी मुख्य दो भाग होता है। पहला क्या होता है, एंड्रोसियम, और दूसरा होता है गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, पुमंग, और गाइनोसियम को बोलते हैं जायांग। क्लियर, ये दोनों तो हो गए मुख्य भाग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दूसरा भाग देखते हैं, इसका जो सहायक चक्र होता है इसको मूल चक्र बोल सकते हैं, और जो सहायक चक्र होता है, सहायक चक्र के रूप में क्या होता है, जो आपका पेडिकल होता है, पेडिकल क्या होता है, जो पुष्प को स्तंभ रूप प्रदान करता है, एक बेस प्रदान करता है, इससे ही पुष्प जो होता है वो पौधे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर रेसिपिटिक जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सेपल। जो पुष्प के नीचे में, अगर हम लोग मंदार का पुष्प देखते हैं, हम लोग एक मंदार का पुष्प लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको देखेंगे तो नीचे ग्रीन जो डंडी होता है, हरे कलर का जो डंडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेडिकल। उसके ऊपर जो ऐसे हरे रंग का पत्ती निकला होता है पुष्प के नीचे में उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, उसके बाद जो पट्टियाँ होती है लाल कलर की, मैरून कलर की, आजकल तो अलग अलग कलर के मंदार आने लगे हैं, तो वो क्या होता है, गुलहड़ का जो फूल होता है उसमें जो आकर्षक पत्तियाँ होती है उसको बोलते हैं पेटल। क्लियर, सेपल हो गया, पेटल हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये क्या है, आपका ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल क्या होता है, ओवेरी, ओव्यूल जो होता है वो किस में अंतर्गत आता है, जायांग के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, और इसमें क्या होता है, एक पोलन ट्यूब पाया जाता है, नली पाया जाता है, और उसके ऊपर में पाया जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा ऐसा खुलता है जिससे क्या होता है, जो स्टेमिन से एंथर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टेमिन एंथर बोल सकते हैं। उसमें जो परागकोश में जो परागकण होते हैं, जब परागण की क्रिया होती है तो जो परागकोश के परागकण होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टिग्मा के द्वारा ही अंदर घुसते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, जनन होता है। जनन के बाद इसमें ओव्यूल में या ओवेरी में बीजों का निर्माण होता है, और वो बीज क्या होते हैं, परिपक्व अवस्था में फूलों के पत्तियों के झड़ने तक रहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। जो उसका कनेक्टर होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। क्लियर। अब देखो इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे रस्सी नुमा, धागे नुमा संरचना पाया जाता है। हर मंदार में देखना धागे नुमा संरचना पाया जाता है, उसके ऊपर में टोपी नुमा संरचना होता है। ठीक है, जो धागे नुमा संरचना होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर में जो आपका टोपी नुमा संरचना होता है उसको बोलते हैं एंथर।
उसमें क्या होता है, एंथर में जो एंथर पराग कोष होता है उसमें क्या होता है, परागकण भरे हुए होते हैं। और सभी पुष्पों में अलग अलग मात्रा में हमेशा देखो एक क्या होता है, उसका निश्चित संख्या होता है, परागकण का भी क्या होता है, एक निश्चित संख्या होता है। जैसे कि धनिया में 2 पाया जाता है और सरसों में 5 पाया जाता है, ऐसे करके अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, अलग अलग परागकण की संख्या होती है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमेन। क्लियर। हम लोग एक नॉर्मल पुष्प को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उसका जो मुख्य भाग होता है, मुख्य चक्र होता है, उसको बोलते हैं पुमंग और जायांग। और जो सहायक चक्र होता है उसमें क्या होता है, सेपल, पेटल, पेडिकल, ये सारी चीज़ें आती है जो क्या होती है, आकर्षक होती है। सहायक चक्र होती है दल और क्या बोलते हैं, कैलिक्स, कोरेल, ऐसा सब चीज़ पाया जाता है। ये क्या होता है, सहायक चक्र होता है जो प्रजनन में भाग लेता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग पुमंग अथवा जो मुख्य भाग जो होता है पुमंग जिसको बोलते हैं, वो कैसा होता है देखते हैं। ये क्या होता है, ये फिलामेंट होता है और ये क्या होता है, टोपी नुमा संरचना होता है, जिसमें ये क्या पाया जाता है, लोब पाया जाता है या चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कक्ष बोल सकते हैं ना। और क्या है, ये कक्ष जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, फिलामेंट के थ्रू किससे जुड़ा होता है, पुष्प के पेडिकल से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा निकला होता है वो पेडिकल से, ठीक है। और इसके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परागकण होते हैं जो एक निश्चित संख्या में प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है, इसके जो परागकण होते हैं, परागण की क्रिया के समय ऐसे खुलते ही जो चैम्बर होते हैं खुलते हैं और ये क्या होता है, उड़ता है और फैलता है और जाके जायांग में एंटर करता है, उसके जो स्टिग्मा के थ्रू एंटर करता है और क्या होता है, प्रजनन में भाग लेता है। उसके बाद है जायांग अथवा पुष्प का मादा जनन अंग। पुष्प का मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। जायांग में ये क्या होता है, ये किससे जुड़ा होता है, पेडिकल से जुड़ा होता है, ठीक है, पेडिकल से जुड़ा हुआ होता है और ये डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को पहले ही पता है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल बोलते हैं। इसके अंदर में जो इस टाइप का डायग्राम, चैम्बर नुमा डायग्राम होता है जहाँ पे बीजों का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवेरी। इसको हिंदी में गर्भाशय भी बोल सकते हैं। फिर ये क्या होता है, एक नली नुमा संरचना के बाहर निकला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो इसमें भी, इस डायग्राम में भी देखिए, इस डायग्राम में भी ऐसा दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से ये नली के थ्रू जुड़ा रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के थ्रू किससे जुड़ा होता है वो, और ऊपर में एक टोपीनुमा संरचना होता है। जब परागण आता है, परागकण आता है पराग कोष के उड़ के, तो क्या होता है, ये टोपीनुमा संरचना ऐसे खुलता है, उसमें परागकण ऐसे एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो डायरेक्ट स्टाइल से होते होते कहाँ जाता है, ओव्यूल में जाता है या ओवेरी में जाता है। ओव्यूल से कहाँ जाता है, ओव्यूल में जाएगा और ओव्यूल से जाकर यहाँ पे बीजों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्लियर हो गया, मादा जननांग, नर जननांग और पुष्प के सारे भाग क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है हमारा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के विभिन्न चरण। तो जब हमारा जो पुष्प होता है उसमें हमको पता चल गया कि आपको तो पहले ही पता चल गया, जो डायग्राम दिखाया हम लोग, जो डायग्राम देख रहे थे उसमें पता चल गया कि मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, प्रजनन अंग, कायिक अंग कौन कौन से होते हैं और सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं। तो उन सहायक चक्रों और मुख्य अंगों के माध्यम से लैंगिक जनन का क्रिया संपन्न होता है। तो जो लैंगिक जनन है उसमें कौन कौन से चरण, कौन कौन सी अवस्थाएं, कैसे कैसे प्रोसेस से लैंगिक प्रजनन जो होता है वो पूरा होता है, हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला होता है लघु बीजाणु जनन। लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है, और गुरु मतलब होता है बड़ा। ये पहला चीज क्लियर हो गया। जो जनन होता है, जनन मतलब तो समझते हैं कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। बीजाणु मतलब हो गया आपका बीज। छोटे बीजों में जनन कैसे होता है, बड़े बीजों वाले पौधे में जनन कैसे होता है देखते हैं। तो लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप क्या होता है, पराग कोष जो होता है, पराग कोष कहाँ पे होगा हमारा, पुमंग में होगा। चैम्बर जो बना होता है उसको पराग कोष बोलते हैं। जो असंख्य लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब जो एंथर का निर्माण होता है स्टैमिन में, उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण। एकदम छोटे छोटे क्या होना चाहिए, उसका जो साइज होता है, उसका आकार, जो आमाप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु
लघु बीजाणु बोलते हैं। और लघु बीजाणु से जो जनन की क्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नाम से, ठीक है। आप लोग आगे देखिए कि आगे कैसे होता है। इस प्रकार गुरु बीजाणु जनन जो होता है, गुरु बीजाणु जनन किसमें सब पॉसिबल होगा, गुरु बीजाणु जनन पाया जाता है। वो देखो गुरु बीजाणु जनन तो होगा बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा कौन होता है, ओवेरी या फिर क्या बोल सकते हैं, जायांग, गाइनोसियम, ठीक। गाइनोसियम बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, जो जगह होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, बड़ा होता है और स्टेबल होता है, मतलब अचल होता है, वो तो चल के जाता नहीं है। उसके पास कौन आता है, लघु बीजाणु के रूप में परागकण आते हैं और जनन होता है। तो क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन द्वारा क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड में एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। जो क्रियाशील होता है मतलब जो बीज का रूप आगे जाके धारण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन या फिर गुरु बीजाणुधानी में जो क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। फिर पहला तो हो गया क्या, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, क्लियर। आगे देखते हैं परागण। परागण की क्रिया क्या होती है, पराग कणों के पराग कोश से, पराग कण किस में होते हैं, आपके एंथर स्टैमिन में फिल होते हैं, ठीक है। तो पराग कणों के पराग कोश से एंथर में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निकल कर वर्तिकाग्र फिलामेंट तक जो पहुंचने की क्रिया होती है परागण कहलाती है। जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, पराग कोश में होते हैं। जो स्टैमिन होता है पुमंग में होता है, पुमंग से वो क्या जाता है, ओवेरी मतलब आपका क्या, जायांग में जो आपका फिलामेंट होता है ऊपर जो ढक्कन स्टाइल और स्टिग्मा के खुलने से स्टाइल में जो जाता है, वर्तिकाग्र में जो जाता है। तो पराग कण का आपका स्टेमिनर गैमेट से मादा गैमेट के मध्य जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, पर परागण और स्वपरागण। पर और स्व, नाम से पर मतलब होता है दूसरा, स्व मतलब होता है अपना, खुद के पौधों। इसको हम लोग बाद में डिटेल अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं ये नर तथा मादा का विकास। नर तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, जो नर तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होगा, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु द्वारा होता है। लघु बीजाणु कहाँ बनता है, आपका स्टैमिन में, नर जननांग में बनता है। और जो गुरु बीजाणु जो होता है वो कहाँ बनता है, मादा जननांग में बनता है, ठीक है। तो जो नर युग्मोद्भिद होता है वो नर जननांग के किस भाग में विकसित होगा, पराग कोश जो होता है ना हमारा, जो लोब होता है, कैसे होता है, ये हो गया आपका, इसमें जो चैम्बर होते हैं इसको बोलते हैं परागकोश बोलते हैं। उसके अंदर जो परागकण भरा होता है उसमें से ही प्रारंभ होता है। इसका पूर्ण विकास कब होता है, जो परागण होता है, परागकण जो होता है वो क्या होता है, परागण के पश्चात वर्तिकाग्र स्टिग्मा के अंदर जब जाता है, तब जहाँ स्टिग्मा के अंदर जाते हुए वो क्या करता है, मादा जननांग जायांग में प्रवेश कर जाता है। तो जब अंकुरण होता रहता है उसके पश्चात किसका विकास होता है, आपका नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। मादा युग्मोद्भिद बीजांड के अंदर बनता है। जो हम लोग जो बीजांड देखे थे ना, ऐसा कप शेप्ड, उल्टा सुराही शेप्ड वाला, वो क्या होता है, उसके अंदर बना होता है। और उसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं उसमें कितने केंद्रक होते हैं, ऐसे ऐसे करके 8 केंद्रक होते हैं, एक साइड 4 एक साइड 4, ठीक है। इसके ऐसे करके 8 केंद्रक होते हैं। किसमें होते हैं 8 केंद्रक, बीजांड के अंदर में, जो बीज होता है मतलब ओव्यूल होता है उसके अंदर में। और पहला क्या हो गया आपका, ये लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं के द्वारा बनता है, क्लियर। अब बात करते हैं युग्मक जनन की। ये हो गया युग्मोद्भिद का विकास। उसके बाद है युग्मक जनन। नर युग्मोद्भिद जो होता है मतलब मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, जेनेरेटिव कोशिका द्वारा नर जनन बनाते हैं। नर जनन क्या होता है, नर इसमें क्या होता है, एक कोशिका, जेनेरेटिव कोशिका मतलब क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 2 युग्मोद्भिद बन गए। इस प्रकार बीजांड के अंदर बनने वाले मादा युग्मोद्भिद में एक अंड अथवा एक मादा युग्मोद्भिद होता है। मादा युग्मोद्भिद जो होता है वो सिर्फ एक अंडा वाला होता है, मतलब एक अंड वाला होता है। और जो नर युग्मोद्भिद होता है वो चैम्बर मतलब क्या बोलना चाहिए, जेनेरेटिव कोशिका द्वारा होता है, इसलिए क्या होता है, एक से अधिक मात्रा में हो सकता है, क्लियर। पहला क्या था आपका, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, क्लियर। उसके बाद दूसरा था परागण, फिर तीसरा था नर तथा मादा युग्मोद्भिद का विकास, चौथा था युग्मक जनन। अब बात करते हैं निषेचन की। अब तक क्या हुआ, जो अंड था वो किस में चला गया, अंड में क्या आ गया आपका, जो मादा जननांग में क्या आ गया, नर जननांग का, जो नर जननांग का वो था आपका स्टैमिन जो आ गया वो वर्तिकाग्र से घुस गया, कहाँ पे, अंड के पास, ठीक है, अंडे के पास। फिर अब इसमें क्या होता है, निषेचन। यह नर
तथा मादा युग्मक के संयुक्त की क्रिया है जो भ्रूण पोष के अंदर संपन्न होती है। जो बीजांड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम लोग जब बीजांड का अध्ययन करेंगे, एकदम डिटेल अध्ययन करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि बीजांड के अंदर जो 8 केंद्रक होते हैं उसमें क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। भ्रूण पोष के अंदर क्या होता है, नर गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट्स होता है, वो आपस में आकर संयुक्त हो जाता है, दोनों में संलग्न की क्रिया होती है और उन संलग्न के कारण क्या होता है, अंकुरण की क्रिया होती है। तो क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ये भ्रूण कोष के अंदर ही संपन्न होती है, इसको बोलते हैं निषेचन क्रिया। ठीक है, फिर देखते हैं भ्रूण का विकास। अब क्या हो गया, गैमेट्स मिले, गैमेट्स के मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये नॉर्मल सी बात है। तो जब जाइगोट बनता है, आपको पता है कि जब जाइगोट होता है या फिर निषेचित अंड से भ्रूण का विकास होता है तो क्या होता है, परिपक्व भ्रूण तथा भ्रूण पोष बीज के अंदर पाए जाते हैं। जो बीज होता है ना हमारा, जो बीजांड होता है, अंड होता है, उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, परिपक्व हो जाता है। जब भ्रूण, जब तक वो बीज मैच्योर नहीं हो जाता है, परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक वो किसके अंदर होता है, भ्रूण बीज के भ्रूण पोष के अंदर में पाया जाता है। क्लियर, ये क्या होता है, यही जो हमारा आवृत्त बीजी पौधे में क्या हो गया, मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जो बीज होता है वो हमेशा ढका हुआ होता है, एक लेयर 2 लेयर से। क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं पराग कोष की संरचना तथा विकास। पराग कोष की संरचना क्या होता है, पराग कोष जो होता है वो हमारा फिलामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। उसमें एक क्या होता है, संयोजी कोशिकाएं होती है। ठीक है, ऐसा संयोजी कोशिकाएं होती है, बहुत सारे लेयर्स में संयोजी कोशिकाएं, संयोजी उत्तक भी बोल सकते हैं क्योंकि समूह होता है। तो संयोजी उत्तक या संयोजी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसमें क्या पाया जाता है, लोब पाया जाता है, एंथर लोब बोलते हैं जिसको, एंथर लोब पाया जाता है। इसके अंदर ही क्या होता है, पराग कण होता है। तो जो एंथर लोब होता है, इस पूरी संरचना को क्या बोलते हैं, पराग कोष की संरचना। ठीक है, इसका अगर एलएस या टीएस कार्ड देखते हैं तो क्या होगा, ऐसा दिखाई देता है एलएस कार्ड में, और लंबवत काट हो गया। ठीक है, ये एलएस काट हो गया। उसमें क्या होता है, 4 लोब दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, परागकण प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से इस डायग्राम को परागकोष बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या होता है, संयोजी उत्तकों द्वारा होता है। फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे इसमें ढांचे आना शुरू हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग होना शुरू हो जाता है। देखते हैं परागकोष की लघु बीजाणुधानी के, जब लघु बीजाणुधानी किसमें होता है, परागकोष में होता है। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग देखिए कि इसमें कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, पहला पाया जाता है बाह्य त्वचा। ये जो संयोजी उत्तकें होती है, ये जो संयोजी कोशिकाएं होती है, जुड़ी हुई कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसको, ये क्या होती है, बाह्य त्वचा के द्वारा घिरी होती है। जो इसके बाहरी, इसका बाहर क्या होता है, एक बाहरी आवरण, एक कोशिकाओं का लेयर होता है, उससे क्या होता है, ढका हुआ होता है। यह एक स्तरीय बाहरी स्तरीय है। अंतःभित्तीय या स्तंभाकार कोशिकाओं का सुलीन युक्त स्तर है जो परागकोष के स्फुटन में सहायक होता है। परागकोष फूटेगा तब तो परागण बाहर निकलेगा ना। तो जो अंतःभित्ति होता है, मतलब जो हम लोग आगे देखेंगे परागकोष। ठीक है, इसमें 4 लोब पाए जाते हैं, इसको एंथर लोब बोलते हैं। ये क्या होता है, जब ये फूटेगा तब तो परागण बाहर निकलेगा ना। तो परागकण बाहर निकले के लिए जब स्फुटन होता है तो जो अंतःभित्ति होती है, अंतःभित्ति क्या होती है, ऐसे अंदर घुसते जाती है। ठीक है, अंदर घुसते जाती है तो इसको क्या हो जाता है, सुई नुमा हो जाता है, पतला होता जाता है और अंतःभित्ति के अंदर ऐसे घुसता जाता है। तो वो क्या होता है, स्फुटन की क्रिया में सहायक होता है। कहीं कहीं पर ये पतली होकर स्टोमियम का निर्माण करती है। स्टोमियम क्या होता है, जो बीच में दरारें पड़ती है उसका निर्माण करती है। मध्य भित्ति क्या होता है, यह 2 से 3 कोशिकाओं का मोटा स्तर होता है। यहाँ पे जो बीच का ये आपका अगर देखेंगे तो ये जो बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या होती है, 3-4 लेयर में होती है, जो मोटी कोशिका होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भित्ति बोलते हैं। उसके बाद है टैपिटम। टैपिटम क्या होता है, ये पराग कोष्ठों के ठीक बाहर होता है। ये जो होता है ना, इसके क्या होता है, ठीक जस्ट बाहर उपस्थित होता है। यह द्विगुणित कोशिकाओं का स्तर है जो कि पराग कणों के पोषण के लिए, मतलब उसके खाना पीना, उसको जो भी जरूरतें होती है, किसको, परागकण को, उसके लिए आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है, टैपिटम। ये कहाँ पे होता है, परागकोष के जस्ट बाहर में एक लेयर में घिरा हुआ होता है। ठीक है, फिर लघु बीजाणुधानी, तो हमको पहले से पता है कि लघु बीजाणुधानी क्या होता है, वो टैपिटम के अंदर, मतलब बाह्य त्वचा बाहर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अंतःभित्ति आता है। अंतर्भित्ति के बाद क्या होता है, उसके बीच में जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसको मध्य भित्ति बोलते हैं। और मध्य भित्ति के नीचे क्या होता है, टैपिटम होता है। टैपिटम के अंदर ही एंथर लोब होते हैं जिसमें परागकण भरे हुए होते हैं। और एंथर लोब जो होता है वो लघु बीजाणुधारी जो होता है आपका, वो क्या करता है, उसको उसी के अंदर जो एंथर होता है, स्टैमिन होता है, एंथर होता है, वो क्या होता है,
आपका स्फुटन के लिए सहायक होता है, मतलब वो बाहर निकलने के लिए वहाँ पे परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। क्लियर। लघु बीजाणुधानी या पराग कोश का परिवर्धन। परिवर्धन मतलब क्या हो गया कि उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं कि ये क्या होता है, लघु बीजाणुधानी जो होता है वो पूर्ण रूप से अपने आकार को प्राप्त कर सकता है या फिर मैच्योर होता है। तो पहला जो होता है हम लोग अभी भी पढ़े कि बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा को क्या बोलते हैं हम लोग, इपिडर्मिस बोलते हैं या फिर आर्किस्पोरियल इपिडर्मिस बोलते हैं। जो बाहरी लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आर्किस्पोरियल सेल होता है। आर्किस्पोरियल सेल मतलब क्या होता है, जो आपका एंथर जो लोब बनते जाते हैं ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। ये कैसे होता है, आर्किस्पोरिकल सेल से। क्लियर। उसके बाद देखेंगे क्या है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे इसमें कुछ विकास होता है तो क्या होता है, स्पोंजियस सेल प्राप्त होता है, स्पोंजियस सेल और पेंटियल सेल। ठीक है। फिर ये क्या होता है, इसमें अंतःभित्ति मध्य भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर टैपेटम लेयर का जो देखो एंथर लोब होता है उसके चारों ओर क्या होता है, टैपेटम लेयर बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़े थे, ये क्या हो गया, एपिडर्मिस जिसको बाहरी त्वचा भी बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। फिर क्या हो गया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस उसके सेकंड नंबर वाला होता है। फिर क्या होता है, मिडिल लेयर होता है जो 2 से 3 कोशिका लेयरों से घिर कर बना होता है, मोटा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टैपेटम लेयर मतलब जो आपका एंथर लोब होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है, टैपेटम का निर्माण होता है। उसके अंदर में क्या होता है, स्पोर मदर सेल मतलब स्पोर्स का बीजों का निर्माण करने वाली। ठीक है। ये क्या है, स्टोमियम मतलब क्या होता है कि जो चारों एंथर लोब है उसको क्या करता है, स्टोमियम ऐसे घुसता जाता है और ये अलग करने की शक्ति रखता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, लघु बीजाणु जनन के प्रकार। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, पहले ही पता है हमको कि लघु बीजाणु जनन जो होता है वो क्या होता है, पुमंग में बनता है। आवृत्त बीजों में लघु बीजाणुधानी का विकास यूपेरेंजिएट प्रकार का होता है। इसके विकास के समय प्रत्येक एंथर पाली जो एंथर लोब होता है ना, जो 4 खंड अभी हम लोग पढ़े, उसके हाइपोडर्मल स्तर मतलब जो बाहर की कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, आकार में शेप में बड़ी हो जाती है। देखो यहाँ लिखा है आकार में बढ़ जाती है। उनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। वो बहुत टाइम तक क्या होता है, खुले में होता है तो वो क्या हो जाता है, एक लेयर जैसा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। इन्हें आर्किस्पोरियल इनिशियल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वो आर्किस्पोरियल सेल से निर्मित हुआ होता है। हम लोगों ने पहले देखा है, देखो आर्किस्पोरियल सेल से निर्मित हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल इनिशियल, गाढ़ा होने की प्रवृत्ति को। ठीक है। फिर ये कोशिकाएं जो होती है सर्वप्रथम परिनल पेरिनिकल डिवीजन द्वारा विभाजित हो, पेराइटल कोशिकाओं में क्या हो जाता है, पुनः परिणत और अपरिणत अवस्था में विभाजन के द्वारा 3 से 5 स्तरीय भित्ति का निर्माण करता है। ये क्या होता है, जो अंदर में ही क्या होगा, आर्किस्पोरियल जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, अपने जैसे सामान कोशिकाओं को बढ़ावा देती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16 ऐसा होता जाएगा। ठीक है। ये कोशिकाएं सर्वप्रथम परिणत विभाजन द्वारा होकर बाहर की ओर पैराइटल कोशिकाएं तथा अंदर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं का पैराइटल कोशिकाएं देती है। ठीक है। ये क्या है, इसमें 3 से 5 स्तरीय क्या हो जाता है, भित्ति का निर्माण करता है, जो क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिड सेक्शन भी बोलते हैं। प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं जो होती है, प्राइमरी माइक्रोस्पोंजियस जो होते हैं, वो एक दूसरे से पृथक होकर लघु बीजाणु मार्ग कोशिका मदर सेल की भांति कार्य करने लगते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़े, स्पोटियम जो है आप लोग पढ़े ना, क्या पढ़े, स्टोमियम जो पढ़े वो क्या होता है, उसके द्वारा जो 4 एंथर लोब होते हैं जिसमें क्या होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मातृ कोशिका के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग। अब देखते हैं लघु बीजाणु जनन के प्रकार। लघु बीजाणु जनन भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरोत्तर प्रकार और क्या होता है, समछड़िक या युगपत प्रकार। उत्तरोत्तर प्रकार जो होता है इसमें क्या होता है, लंबवत विभाजन होता है, जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, लंबवत विभाजन होता है। और क्या होता है, ये लंबवत विभाजन ऐसे खींच के क्या करता है, एक बनाता है, फिर दूसरा बनाता है, फिर 3 चीज़ों के साथ ये जुड़ जाता है। ठीक है। फिर ये क्या होता है, स्टोमियम का निर्माण होता है और तीनों अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर प्रकार। ठीक। सक्सेटिव प्रकार जो होता है मतलब क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे प्रकार को हम लोग समछड़िक या युगपत प्रकार। इसमें क्या होता है, एक जो सेल होता है वो तिरछा घुसता है, तिरछा
अलग अलग होता है। और क्या होता है, एक विभाजन करता है, विभाजन में क्या करता है वो एक प्लास्टिक का निर्माण करता है, मतलब एक झिल्ली का निर्माण कर लेता है और दो कोशिका, दो अलग अलग विभाजन करता है। और ये जो सेल होता है ना, इसका केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो क्या करता है फिर ये दोनों झिल्ली के मध्य में अलग अलग बार डिवीजन प्रारंभ कर देता है। तो इससे क्या होता है, इसमें 4 प्रकार के एंथरलोब, 4 एंथरलोब होते हैं और इसमें 3 एंथरलोब पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या है, परिपक्व परागकण की संरचना। परागकण कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कि परागकण जो होता है परागकोश में पाया जाता है। और ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, क्या मेल नर युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या प्रथम कोशिका जो होती है ये आकार में गोल या अंडाकार हो सकते हैं या फिर 2 आवरणों से आच्छादित होते हैं, मतलब घिरे हुए होते हैं, 2 लेयर से घिरे हुए होते हैं। जो इसका बाहरी लेयर होता है वो 2 लेयरों का बना होता है। अपेक्षाकृत कठोर एवं खुरदुरा छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जो बाहरी उसका बाह्य आवरण जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे छिद्र होता है, ऐसा क्या बोलना चाहिए, ऐसा होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होता है और वो क्या होता है, सॉफ्ट ना होके हार्ड होता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से क्या होता है, जर्मपोर जो होता है, जनन छिद्र जो होता है, वहीं से परागकण बाहर निकलता है। बाह्यचोल के ठीक नीचे क्या होता है, बाह्यचोल मतलब बाहरी आवरण जो होता है वो दो लेयर होता है बाहरी आवरण का, उसके अंदर में क्या होता है, बाह्यचोल होता है। ठीक है, बाह्यचोल, इसको बाहरी आवरण भी बोल सकते हैं। मंदार की एक जोड़ी पॉलिनियल एवं कोमल भित्ति अंतःचोल कहलाती है और यह अपने अंदर कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक को घेरे हुए रखती है। मतलब क्या हो गया, आपका जो बाह्यचोल होता है उसके मध्य में क्या होता है, एक सेल पाया जाता है, उस सेल के मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। हमको पहले ही पता है कि कोई भी सेल होता है उसके मध्य में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसमें क्या हो जाता है, सेल प्लाज्मा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कोशिका द्रव्य, सेल लिक्विड जो होता है वो उसके अंदर में मौजूद होता है। बाह्यचोल जो होता है एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है जो कि रसायनों एवं जैविक अपघटनों के प्रति प्रतिरोधी होता है। जो बाहरी रसायन या फिर जैव प्रतिरोधी चीज होता है ना, मतलब जो उसके विपरीत अनुकूलित नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, वो प्रतिरोधी होता है। मतलब अपने जितने भी अपघटन होते हैं, मतलब जितने भी डिवीजन होने वाले होते हैं, सिर्फ सेल डिवीजन को छोड़कर कोई भी डिवीजन नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, बाह्यचोल की होती है। ठीक है, पर परागण वाली प्रजातियों में बाह्यचोल एक पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ से घिरा होता है जिसे पॉलन कीट कहते हैं। हम लोग पर परागण जिस पौधे में अलग अलग गैमेट्स अलग अलग पुष्पों या फिर अलग अलग पादपों में स्थित होते हैं उसमें पर परागण की क्रिया होती है, हमको पहले से पता है। तो उस पर परागण करने वाले पुष्पों में क्या होता है, जो आपका बाह्यचोल होता है उसके ऊपर में क्या होता है, येलो कलर का, पीले कलर का चिपचिपा द्रव जो होता है वो घिरा होता है, उससे लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलन कीट बोलते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर बाह्यचोल पतला होता है और जनन छिद्र जो होता है, जर्मपोर होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, परागकणों में जनन छिद्र की संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है और क्या बोलते हैं, और जो जनन छिद्र होते हैं उसमें भिन्नता दिखाई देती है, किसी के छोटे छिद्र होंगे, किसी के बड़े होते हैं, किसी के मिड होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों के परागकणों में 3 जनन छिद्र होते हैं। जितने भी द्विबीजपत्री 2 बीजपत्री वाले जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जनन छिद्र 3 जनन छिद्र वाले होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में परागकणों में केवल 1 जनन छिद्र पाया जाता है। परागकोश का स्फुटन, स्फुटन मतलब होता है फूटना। डिसहेंसिएशन ऑफ एंथर, एंथर में क्या होता है, परागकण होते हैं जिसके स्फुटन के पश्चात ही वो क्या होगा, जनन करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जो मध्य स्तर होते हैं, 2-3 लेयर होते हैं, उसके अंदर वाला जो स्तर होता है उसको टैपिटम बोलते हैं। तो जो टैपिटम होता है वो क्या होता है, फाइबर्स लेयर या एंडोसियम दरारों द्वारा बना होता है। फाइब्रस लेयर मतलब क्या होता है, रेशेदार संरचना हो जाता है। फाइबर मतलब होता है रेशेदार, लेयर से वो घिरा हुआ या बना होता है जो टैपिटम लेयर होता है। कुछ पादपों में स्फुटन जो होता है वो क्या होता है, एक एपिडर्मिस पाया जाता है, एक एंडोसियम रह जाता है। सामान्यतः स्फुटम जो होता है अनुदैर्ध्य अग्र दरारों द्वारा टर्मिनल सॉल्ट, मतलब क्या होता है,
ये हो गया आपका परागकण, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ से घुसता जाता है और क्या होता है, फिर ये अलग होना प्रारंभ कर जाता है। तो इस जो स्फुटन होता है वो अनुदैर्ध्य अर्धदर दरारों में के अथवा किसी एक ऐसे बनने से होता है। परिपक्व होने पर जब एंड्रोसियम से होता है वो क्या होता है, उसका ह्रास होना जाता है। एंड्रोसियम क्या होता है, एपिडर्मिस के पहले क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। तो जो एंड्रोसियम होता है उसका ह्रास होने लगता है कब, जब ये जो पराग कोष होता है वो मैच्योर हो जाता है। तो इन कोशिकाओं के बाहर जो होती पतली भित्ति होती है वो अंदर से सिकुड़ते जाते, ये क्या है, ये बाहरी भित्ति है, ठीक है। ये क्या होता है, फिर अंदर से सिकुड़ने प्रारंभ कर देती है, जिसको स्टोमियम कोशिकाओं पर क्या होता है, दबाव पड़ता है। ये स्टोमियम जो साइड में होता है ना, उसको स्टोमियम कोशिका कहते हैं। और इसमें क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, जो नर स्फुटन के फलस्वरूप पराग कण को स्वतंत्र कर देता है। इसमें जब ऐसे हम लोग किसी भी बलून को अगर हम लोग दबाते तो क्या होता है, अपने शेप पे ऐसे फूलते जाता है। आप लोगों ने देखा है ना, तो क्या होता है, बलून वैसा होता है, प्लास्टिक वैसा होता है कि कहीं से भी दबाव तो निकल जाता है। पानी होता है, अगर पानी को हम लोग किसी भी शेप पे डालते हैं तो फंस जाता है। तो जो स्फुटन कोशिकाएं होती है वो ऐसे अंदर घुसती जाती है। जो फाइब्रस सेल होते हैं टेपिटम के, वो क्या होता है, ऐसे निकलते जाते हैं। फिर जब ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है तो वो फट जाता है। जैसा कि आपका बलून है वो क्या होता है, गुब्बारा है, फुग्गा बोलते हो जिसको आप लोग, वो क्या होता है, ज़्यादा दबाव पड़ने पर फट जाता है। वैसे ही क्या होता है, जो आपका पराग कोष है वो क्या होता है, ज़्यादा दबाव पड़ने पर उसकी जो कोशिकाएं हैं वो फट जाती है और क्या होता है, परागकण स्वतंत्र हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद मतलब होता है मेल गैमेट, जिससे क्या होता है, फीमेल गैमेट के पास जाना होता है। नर गैमेट जो होता है, नर युग्मोद्भिद जो होता है वो फर्टाइल होता है, मतलब वो चल सकता है, मोशन होता है। और इसमें क्या होता है, जो मादा युग्मोद्भिद होता है वो मोटाइल होता है, मतलब स्थिर होता है, ठीक है। तो जो फीमेल गैमेट है उसका विकास कैसे होता है देखते हैं। इसका कण में अंकुरण होता है, स्फुटन होता है, उसके क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जब स्वतंत्र होने के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। जब पराग कण मैच्योर हो जाते हैं पराग कोष के अंदर में, तो क्या होता है, उसमें उनका अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होता है, विभाजन के पूर्व पराग कण कोशिका का केंद्रक जो होता है पराग कण की भित्ति के समीप जाकर समसूत्री विभाजन की सहायता से केंद्रकों में विभाजन करता है। कैसे करता है, देखो ये पराग कण है, इसमें एक सेल होता है, फिर ये क्या होता है, दो सेल हो जाता है, फिर ये क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। अपने ही समान सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है, मतलब एक कोशिका होता है, कोशिका दूसरी कोशिका होती है, दूसरी कोशिका में जितने केंद्रक पाए जाते हैं वो डबलेट होते जाते हैं। इसको क्या होता है, मायोटिक डिवीजन बोलते हैं। मायोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है उसमें क्या होता है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो क्या होगा, ऐसे लेयर के जैसे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, जो गाढ़ा होता जाता है, वो क्या करता है, एक ट्यूब का निर्माण लेना प्रारंभ कर देता है। बाहरी भित्ति जो आंतरिक भित्ति होती है उसको लेकर एक ट्यूब के जैसा निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसमें दो क्या होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जो जनरेट कर सकता है, मतलब वो क्या होगा, आगे जाकर अपने जैसे जीव का निर्माण, अपने जैसे बीज का निर्माण करेगा। फिर ये क्या होता है, जब ये पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब में जब दो न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिवाइडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल होता है, मतलब जो सेल होता है उसमें क्या होता है, एक केंद्रक दो केंद्रक होता है, वो पोलन ट्यूब में ऐसे लंबवत खिंचाता है। फिर जो दो न्यूक्लियस होता है उसमें भी डिवीजन होना प्रारंभ होता है। तो क्या हो जाता है, ये गैमेट्स के निर्माण करते हैं। जो डिवाइडिंग जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जो जनरेट कर सकता है, वो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, दो भागों में सूत्री विभाजन करता है और समान भागों में विभक्त हो जाता है। और क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। ये दो भागों में विभक्त हो गया। आप लोगों ने देखा पिक्चर कि ये दो भागों में कैसे विभक्त हो गया, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में क्या है, दो ठो क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं। जो दो केंद्रक में से एक केंद्रक जो होता है वो नीचे हो जाता है पोलन ट्यूब में, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, ट्यूब के नीचे में आ जाता है। लेकिन जो पोलन ट्यूब के ऊपर में जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और मायोसिस मतलब क्या करता है, मायोटिक मतलब समसूत्री विभाजन के समान अपने ही जैसा एक और केंद्रक बनाना प्रारंभ कर देता है। जो क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं।